नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एट 7। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको राज्यवार महत्वपूर्ण खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद पहुंचे अमेरिका। आज वॉशिंगटन में होगी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने जताई दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की उम्मीद। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 10 मार्च तक के लिए स्थगित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में दिया बजट पर चर्चा का जवाब। कहा, विकास को गति देने, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने का तय किया लक्ष्य। टीएमसी और विपक्ष के कुछ अन्य सदस्यों के हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया आयकर विधेयक। इनकम टैक्स कानून को आसान बनाना है बिल का उद्देश्य। प्रवर समिति को भेजे जाने का किया अनुरोध। संसद में पेश हुई वक्फ पर जेपीसी की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने रिपोर्ट में विपक्ष के असहमति नोट शामिल नहीं किए जाने के आरोपों का किया खंडन। कहा, जेपीसी ने नियमों के अनुसार की पूरी कार्यवाही। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता अमानतुल्लाह खान को नोटिस। रिहाई के खिलाफ ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया नोटिस। एक अन्य मामले में राज्य रेवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। जांच में शामिल होने का दिया निर्देश। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। धार्मिक स्थल रामेश्वरम जाने वालों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है, यानी कि एक अच्छी खबर है। यहां पर भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री ब्रिज तैयार हो गया है, जो जल्द ही रामेश्वरम धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक होगा। नया पंबन ब्रिज 105 साल पुराने ब्रिटिश काल में बने पुल की जगह लेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारतीय रेलवे दुनिया भर में रचेगा इतिहास। समुद्र के बीच 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। रामेश्वरम में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल तैयार। पानी के जहाज के आने के समय अपने आप ऊपर चला जाएगा पुल। नया पंबन रेलवे ब्रिज करीब 2.10 किलोमीटर लंबा और 72 मीटर ऊंचा। पंबन पुल में लिफ्ट प्रणाली का उपयोग कर किया गया पुनर्निर्माण। रेलवे लंबे समय से देश के लोगों के लिए यातायात के लिए बेहतरीन परिवहन साधनों में से एक रहा है। भारत का रेलवे नेटवर्क छोटे से छोटे स्टेशन तक है। अब रेलवे एक नया कीर्तिमान स्थापित करने को तैयार है। रेल यात्रियों के लिए यह नया आविष्कार किसी अजूबे से कम नहीं होगा। दरअसल दक्षिणी रेलवे ने एक ऐसे रेलवे पुल का निर्माण किया है जो पानी जहाज के नजदीक आने पर पानी के ऊपर चला जाएगा। रामेश्वरम जाने वाले श्रद्धालु आने वाले समय में इस इंजीनियरिंग अजूबे के भी साक्षी बनेंगे। रामेश्वरम में बना नया पंबन रेलवे ब्रिज करीब 2.10 किलोमीटर लंबा और 72 मीटर ऊंचा है। यह वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा निर्मित इस परियोजना ने भारतीय रेलवे की तकनीकी और डिजाइन में नई ऊंचाइयों को छुआ है। यह पुल भारत में अपनी तरह का पहला और दुनिया में दूसरा पुल है। ब्रिज जैसे ही ऑपरेशन होती है, इससे जो है हमारे एस्टीम पैसेंजर्स उनको बड़ा फायदा होगा। एक जो है कॉस्ट एफिशिएंट, चीप और क्लीन और ग्रीन जो है ट्रैवल ऑप्शन हमारे पैसेंजर्स को मिलेगा। नया पंबन ब्रिज नवंबर 2024 में पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। इस ब्रिज की सेफ्टी संबंधित जांच और मापदंडों की निगरानी की जा चुकी है। इस ब्रिज पर ट्रेनें 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी। इसमें 2 रेल पटरियां बिछाई गई हैं और ट्रेनों के संचालन के दौरान जब ट्रैफिक नहीं होगा तो ब्रिज के स्लैब को ऊपर उठाया जाएगा ताकि समुद्र में जहाजों की
आवाजाही जारी रह सके। ये नया तो ब्रिज है, इसकी ऊंचाई काफी है, तो उसकी वजह से छोटे मोटे जो जहाज हैं वो तो ऐसे ही निकल जाते हैं। इसके साथ ही इस वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज को संचालित करने के लिए भी एक विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें 2 बड़े बड़े जनरेटर रखे गए हैं जो हर तरफ के हालातों में ब्रिज को संचालित करने के लिए पर्याप्त पावर दे सकते हैं। 2 बड़े जनरेटर देख रहे हैं आप इसमें, सॉरी जो पावर से देख रहे हैं, इसी से हमने इसको डाउन करके जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रहा है और 2.2 केवी का एंटी थेफ्ट सिस्टम प्रोविजन दे रखा है। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। रामेश्वरम तीर्थ को 4 धामों में एक माना जाता है। रामेश्वरम का पवित्र स्थल और नया वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल भारतीय रेल नेटवर्क की एक नई उपलब्धि है, जो न केवल धार्मिक यात्रा को सरल बनाएगा, बल्कि ये समुद्र के पार आवागमन के लिए भी एक उदाहरण पेश करेगा। रामेश्वरम से डीडी न्यूज के लिए धीरज शाह की रिपोर्ट। और आइए रामेश्वरम के बाद रुख करते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में बड़ी कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हेमंत कटारे के खिलाफ EOW यानी आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने FIR दर्ज की है। यह मामला भोपाल के ISBT प्रोजेक्ट में प्लांट आवंटन में गड़बड़ी का है। इस मामले में लंबी जांच के बाद उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, उनकी पत्नी, भाई और बहू के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। कांग्रेस नेता हेमंत कटारे के खिलाफ EOW ने दर्ज की FIR। ISBT प्रोजेक्ट में जमीन आवंटन में गड़बड़ी के आरोप में FIR दर्ज। जांच में बिना टेंडर के भूमि आवंटन और गलत तरीके से डायवर्जन करने के आरोप। मध्य प्रदेश विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता हैं हेमंत कटारे। मामला भोपाल में ISBT प्रोजेक्ट से जुड़ी भूमि आवंटन में गड़बड़ी से जुड़ा। FIR में कटारे के अलावा उनकी पत्नी, भाई और बहू के नाम भी शामिल। मध्य प्रदेश विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, उनकी मां, छोटे भाई और बहू समेत भोपाल विकास प्राधिकरण के पूर्व CEO व OSD के खिलाफ भोपाल EOW ने केस दर्ज किया है। उन पर कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल ISBT योजना में अवैध तरीके से प्लॉट आवंटन करवाने के आरोप लगे हैं। EOW ने 2015 में दर्ज हुई प्राथमिक जांच को पूरा मानते हुए करीब 10 साल बाद FIR दर्ज की है। इसमें आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश समेत अन्य धाराएं दर्ज की गई हैं। अब इस FIR के दर्ज होने के बाद मैं दुगनी ताकत से, मुझे और प्रेरणा मिली है और मैं और दुगनी ताकत से आपके भ्रष्टाचार की, आपके काले कारनामों की पोल खोलूंगा, चाहे विधानसभा के अंदर हो चाहे विधानसभा के बाहर हो। मैं इनसे दबने वाला नहीं हूं। स्वर्गीय सत्यदेव कटारे जी का खून है मेरी रगों में और अपनी आखिरी सांस तक मैं आपके खिलाफ दमदारी और ईमानदारी से लड़ाई लड़ूंगा। जांच रिपोर्ट के आधार पर हेमंत कटारे, योगेश कटारे, मीरा कटारे और रुचि कटारे पर धारा 120B, 420, 468, 471 के तहत FIR दर्ज की गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि जहां कांग्रेस है वहां क्राइम और करप्शन रहता है। इस पूरे मामले में जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष जो है, उपनेता प्रतिपक्ष विधानसभा में हेमंत कटारे जी, उनके परिवारजनों की संलिप्तता सामने आ रही है, उसकी भी एक निष्पक्षता के साथ जांच की जा रही है और बहुत प्रमाणिक तथ्यों को सामने आने के पश्चात उनके नाम पर मामला पंजीबद्ध किया गया है। और कांग्रेस पार्टी का तो स्थायी भाव रहा है, जहां कांग्रेस है वहां क्राइम और करप्शन अपने आप आ ही जाता है। EOW का कहना है कि BDA के अफसरों ने मेसर्स हाई स्पीड मोटर्स को नए प्लॉट का आवंटन बिना निविदा जारी किए ही कर दिया था। यदि निविदा के जरिए प्लॉट की लॉटरी की जाती तो BDA को ज्यादा लाभ होता और सरकार को कमर्शियल लैंड यूज के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी मिलती। ISBT भूमि आवंटन में गड़बड़ी से जुड़े मामले को लेकर जहां हेमंत कटारे इसे राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, वहीं EOW ने भारतीय दंड संहिता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। श्रेयस द्विवेदी, DD न्यूज, भोपाल। और आइए मध्य प्रदेश के बाद आपको लिए चलते हैं बिहार। 2 दशक पहले पश्चिमी चंपारण को बिहार का चंबल कहा जाता था। राज्य में NDA की सरकार बनने से पहले इस इलाके में जाना किसी बुरे सपने से कम नहीं था, लेकिन आज इस पूरे इलाके की कहानी बिल्कुल बदल गई है। डकैतों का गढ़ रहा यह क्षेत्र आज भय मुक्त हो गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण का भी डकैतों का गढ़ अब अपराध मुक्त। हत्या, मारपीट, छीना झपटी और लूटपाट के मामले न के बराबर। पिछले 5 वर्षों में महिला उत्पीड़न
और दहेज के मामले शून्य। पश्चिम चंपारण का गोबरहिया थाना क्षेत्र 100% अपराध मुक्त। बिहार में आज से 2 दशक पहले जिस स्थान को चंबल की संज्ञा दी जाती थी, आज वो अपराध से पूरी तरह मुक्त हो चुका है। साल 2007 तक इस क्षेत्र के किसी भी हिस्से में जाना लोगों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, लेकिन अब इस क्षेत्र की कहानी पूरी तरह से बदल गई है। आज पश्चिमी चंपारण में डाकुओं का गढ़ रहा गोबरहिया थाना अपराध मुक्त की श्रेणी में शामिल हो गया है। बिहार में आतंक का गढ़ रहे रामनगर प्रखंड स्थित गोबरहिया थाना क्षेत्र में आज हत्या, मारपीट, छीना झपटी और लूटपाट के मामले न के बराबर होते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि पिछले 5 वर्षों में यहां से महिला उत्पीड़न और दहेज से संबंधित एक भी मामला सामने नहीं आया है। पश्चिमी चंपारण को डकैतों से मुक्त करने का एनडीए सरकार ने एक बड़ा अभियान चलाया। कुछ डकैत मारे गए तो कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया। साल 2007 तक इस पूरे क्षेत्र को डकैतों से मुक्त करा लिया गया। इसके बाद इलाके में अस्पताल से लेकर स्कूल तक की व्यवस्था की गई। अपनी प्रगति यात्रा के दौरान खुद सीएम नीतीश कुमार ने भी यहाँ का निरीक्षण किया था। चंपारण में दस्युओं का बोलबाला था। कानून व्यवस्था इतना बिगड़ गया था कि कोई थाना में आवेदन देने को भी नहीं जाता था। 5 में एनडीए की सरकार बनी। एनडीए के नेता माननीय नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री के रूप में स्वर्गीय सुशील मोदी जी ने बिहार को संभाला, तो वो बिहार फिर गांधी का चंपारण आज बोलने लगा। डकैतों का गढ़ कहे जाने वाले गोबरहिया थाना के तहत कुल 2 पंचायत आते हैं, बनकटवा और नौरंगिया। इन पंचायतों में करीब 29 गांव हैं। इसमें 10,000 से ज्यादा आबादी रहती है। यहां मुख्य रूप से उरांव और थारू जनजाति के लोग रहते हैं। ये पूरा क्षेत्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के डिवीजन 1 में आता है। इन्हीं जंगलों में कभी डकैतों का वास हुआ करता था। नीतीश कुमार जी ने जो बिहार की दशा और दिशा को जो बदला है, आज तक के इतिहास में कोई नहीं बदल सकता है। और नीतीश कुमार जी और बिहार के उत्थान और विकास के लिए हमेशा लगे रहते हैं। पश्चिमी चंपारण को डकैतों से मुक्त कराने में यहां के आम लोगों की भी बड़ी भूमिका रही। सरकार के प्रयास से गांव वाले डकैतों का साथ छोड़कर मुख्य धारा में आए। इसका असर ये हुआ कि बगहा और सम्राट अशोक से जुड़े स्थानों पर पर्यटन का विकास हुआ। इससे रोजगार के अवसरों का भी काफी विकास हुआ। साल 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनने से पहले राज्य में व्याप्त जंगल राज की स्थिति ये थी कि पश्चिमी चंपारण में चलती बस को लूट लिया जाता था। हालांकि सुशासन की सरकार के आने के बाद स्थिति पूरी तरीके से बदल गई और लोग मुख्य धारा में लौटने लगे। यहाँ शिक्षा से लेकर के रोजगार तक का विकास हुआ। जीविका दीदियों के कारण महिलाओं की भी आय बढ़ी। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। खाने में कुछ स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का। साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। एमडीएच का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और आइए अब रुख करते हैं राजस्थान का। राजस्थान सरकार
अब राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नया प्रयास कर रही है। राजस्थान को एक पहचान दिलाने के लिए जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी IIFA का आयोजन किया जा रहा है, जिससे राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आईफा अवार्ड्स में लॉन्च होंगी नई फिल्म टूरिज्म पॉलिसी। नई फिल्म टूरिज्म पॉलिसी से राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। फिल्मों की शूटिंग को राजस्थान में बढ़ावा मिलने से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। राजस्थानी फिल्मों को ज्यादा इंसेंटिव देने की कोशिश। आईफा का स्टेज राजस्थानी कला और संस्कृति की थीम पर बनाया जाएगा। राजस्थान देश में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में एक प्रमुख पर्यटक स्थल माना जाता है। यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर देशी विदेशी पर्यटकों को काफी लुभाती है, जिसको देखने यहाँ लगातार हर साल लाखों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक घूमने आते रहते हैं। राजस्थान की इस सांस्कृतिक पहचान को मजबूत बनाने के लिए जयपुर में पहली बार 8 और 9 मार्च को JECC में 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी महोत्सव एवं पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा महोत्सव को लेकर पर्यटन भवन में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में नई फिल्म टूरिज्म पॉलिसी को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बताया कि नई फिल्म टूरिज्म पॉलिसी से राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग को राजस्थान में बढ़ावा मिलने से रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। टूरिज्म पॉलिसी में भी कैसे और इनकरेज किया जाए, ज्यादा से ज्यादा विजिटर्स राजस्थान विजिट करें। आईफा तो हो रहा है बहुत जल्दी और अब तो उसका उनकी जो शूटिंग्स भी है, जो अलग अलग सेलिब्रिटीज और फिल्म स्टार्स आके हमारे अलग अलग डेस्टिनेशंस में शूटिंग्स करने वाले हैं, वो भी शुरू हो चुका है। इससे पूर्व भी राजस्थान में G20 राइजिंग राजस्थान जैसे बड़े कार्यक्रम शानदार तरीके से आयोजित हो चुके हैं। शासन सचिव रवि जैन ने बताया आईफा 2025 के इस अवसर पर शहर को भव्य रूप से सजाया जाएगा। सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही शानदार सजावट भी की जाएगी। ये आयोजन टूरिज्म के क्षेत्र में पर्यटन के लिहाज से मैं सोचता हूँ एक माइलस्टोन होना चाहिए जयपुर के लिए। पूरे विश्व में इसके बाद में आईफा 25 के आयोजन के बाद से एक अलग से इसकी टूरिज्म में एक आकर्षण बढ़ेगा। गौरतलब है कि राजस्थान हमेशा से फिल्म इंडस्ट्री के लिए पसंदीदा जगह रही है। राजस्थान में पहली बार जयपुर में 8 और 9 मार्च को आईफा अवार्ड का समारोह होने जा रहा है, जिसमें राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को भी लॉन्च किया जाएगा, जिससे निश्चित तौर पर राजस्थान के पर्यटन को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी, साथ ही फिल्म पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। कैमरा पर्सन कमल योगी के साथ विकास सोनी, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ के कुंभ के बारे में। बने रहिए हमारे साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। पूछ। विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। छत्तीसगढ़ का राजिम कुंभ कल्प मेला, जिसे देश का 5वां कुंभ कहा जाता है, आस्था और संस्कृति का एक भव्य संगम है। हर साल माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक ये कुंभ लगता है, जहां लाखों श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान कर धर्म और आध्यात्म की अनुभूति करते हैं। छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ कल्प मेला शुरू। श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। मेला माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक चलने वाला है। राजिम कुंभ कल्प मेला आदिवासियों के लिए
बहुत महत्वपूर्ण। महानदी, पैरी और सोंढूर नदियों के त्रिवेणी संगम पर राजिम शहर के तट पर लगता है मेला। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है, जहां महानदी, पैरी और सोंढूर नदियों का पवित्र संगम होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह स्थान भगवान विष्णु और भगवान शिव की उपासना का प्रमुख केंद्र रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजिम माघी पुन्नी मेले को उसके मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित करते हुए राजिम कुंभ कल्प का नाम दिया है। इस मेले की देश और दुनिया में अलग ही पहचान है। 12 फरवरी माघ पूर्णिमा से प्रारंभ हुआ राजिम कुंभ कल्प मेला का समापन 26 फरवरी महाशिवरात्रि को होगा। इस कुंभ में अखाड़ों के साधु संत, नागा साधु, विभिन्न मठों और संत समाज के प्रमुख संत महात्मा प्रवचन और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं। यह कुंभ केवल आध्यात्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि संस्कृति और लोक परंपराओं का भी जीवंत मंच है। छत्तीसगढ़ के प्रयागराज कहे जाने वाले राजिम त्रिवेणी संगम में सुबह से ही मध्य तड़के 3 बजे से श्रद्धालुगण पहुंच रहे हैं और आज तो लाखों में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। सारे हिंदू लोग यहाँ तीर्थ स्थल में अपना स्नान करके कुलेश्वर धाम का दर्शन करते हैं, पूरा पूजा अर्चना करते हैं। शंकर भगवान को याद करते हुए अपन स्नान करते हैं त्रिवेणी में, पुण्य मिलता है, उसी के उसमें आए हैं। राजिम कुंभ न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत के लिए आस्था और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। ये आयोजन आध्यात्मिकता, परंपरा और भारतीय संस्कृति की समृद्धि को दर्शाता है। राजिम कुंभ केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए आस्था, अध्यात्म और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण संगम बन गया है। यह महाउत्सव सनातन परंपराओं, गूंज संध्याओं की आस्था और भारतीय संस्कृति की अद्भुत समृद्धि को दर्शाता है। देश भर से संत महंत श्रद्धालु यहाँ जुड़ते हैं, जिससे यह आयोजन भक्ति, साधन और सामाजिक समरसता का प्रतीक बन गया है। सोमेश पटेल, टीडी न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़। और अब जब हमने छत्तीसगढ़ के राजिम कुंभ की बात कर ली है, तो फिर हम कैसे प्रयागराज के दिव्य और भव्य महाकुंभ को भूल सकते हैं। प्रयागराज में हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक 48 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई है। माघ पूर्णिमा का स्नान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। भले ही कुछ लोगों के द्वारा व्यवस्था को लेकर अफवाहें फैलाई गई, लेकिन श्रद्धालुओं ने जमकर व्यवस्था की प्रशंसा की। दूरदर्शन संवाददाता विकास सिंह ने श्रद्धालुओं से बात की। भी श्रद्धालुओं का आना जारी है। आज सुबह 8 बजे तक ही 14 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। देश भर से यहाँ लोग आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ अनुभव रहा आपका यहाँ? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। जैसा हम मीडिया के द्वारा देख रहे थे कि काफ़ी लंबे जाम है, बहुत भीड़ है, जाना इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं। सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छा स्नान हुआ है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, हमको बहुत हर्ष हो रहा है हमें। और हमने देखा यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है। खूब अच्छी तरह से हमने गंगा में स्नान किया, गोता लगाया। सुबह 4 बजे स्नान के लिए चले गए थे। वहाँ पे साधन बहुत अच्छे कर रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई और भीड़ का भी ऐसा कुछ नहीं है। सारी व्यवस्था अच्छी है, बहुत अच्छा किया इसने, मोदी जी ने। जो अफवाह फैला रही यूट्यूब पर इनके ऊपर, वो बहुत ही गलत है। अफवाहें लोग चाहे जितनी फैला लें, लेकिन ये श्रद्धालु सीधे उनका जवाब दे रहे हैं। कुंभ की धरती पर पहुंचकर सनातन के रंग में रंग कर। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, प्रयागराज महाकुंभ। और प्रयागराज के बाद रुख कर लेते हैं राजधानी दिल्ली का। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए गुरुवार को 17,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसमें स्वच्छता के लिए 4,907.11 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। विशेष बजट बैठक में एमसीडी आयुक्त अश्विनी कुमार ने वर्ष 2025-26 के लिए बजट अनुमान पेश किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रमुख आवंटन की रूपरेखा तय की गई है। प्रस्ताव के अनुसार शिक्षा क्षेत्र को 1,693.73 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1,000
833.51 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। बागवानी विभाग को 393.26 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो हरित क्षेत्रों को बढ़ाने के प्रयासों को दर्शाता है। इसी प्रकार दिल्ली नगर निगम स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने व जनसेवा के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल करे और सरकार की जनहितैषी नीतियों को लागू करे, ऐसे प्रयास जारी हैं। राजस्व के स्रोतों से अधिकतम राजस्व प्राप्त करने का प्रयास हो रहा है। पिछली वर्ष की तुलना में इस वर्ष भी निगम ने संपत्ति कर में अधिक राजस्व हासिल किया है। इसी प्रकार निगम के अन्य विभागों जैसे कि लाभकारी परियोजना विभाग, विज्ञापन विभाग और अन्य विभागों ने भी अधिक राजस्व अर्जित किया है। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय प्रशासन ने अवैध रूप से प्रदर्शन करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। प्रशासन ने शांति भंग करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों पर पुलिस की सहायता से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जामिया के शैक्षणिक ब्लॉक में 10 फरवरी से कुछ छात्रों ने अवैध रूप से प्रदर्शन शुरू किया। प्रशासन अधिकारियों के अनुसार प्रदर्शनकारी छात्रों ने कक्षाओं में व्यवधान डाला, अन्य छात्रों को सेंट्रल लाइब्रेरी तक पहुंचने और परीक्षा से पहले पढ़ाई करने से रोका। पिछले 2 दिनों में प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, सेंट्रल कैंटीन में तोड़फोड़ की और सुरक्षा सलाहकार के गेट को तोड़ दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए संवैधानिक और अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। छात्रों को कैंपस से हटा दिया गया है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस से सहायता मांगी गई है। जामिया प्रशासन ने कहा कि प्रदर्शनकारी छात्रों को वार्ता के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने प्रशासन, डीन और सुपरवाइजर से बातचीत से इनकार कर दिया। इसके बाद प्रोक्टोरियल टीम ने प्रदर्शनकारियों को हटाकर परिसर को खाली कराया। और इसी के साथ ही भारत at 7 में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।